एंड मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम एक और कनाडा के लिए लेटेस्ट और अच्छा न्यूज़ लेके आ रहे हैं। जैसे हमारा थंबनेल था 4 डेज़ में आंसर मिल रहा है कैनेडियन स्टडी परमिट का। ये क्या बताता है? ये 2-3 चीज़ बताते हैं दोस्तों कि कैनेडियन हाई कमीशंस और कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को संभालने के लिए, और उसके बारे में पूरा इंडिया में से जो बच्चों का रश था या बच्चों का जो क्वेश्चन था हमारा वीज़ा कब लगेगा, हमारा वीज़ा का आंसर कब आएगा, हमने ये तारीख को ये महीने के फाइल रखी थी, अभी तक आंसर नहीं आया है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उसके हिसाब से वो लोग बहुत ही एक्टिव है अपने पोर्टल पे और अच्छा सा फटाफट क्वेरी को, यानी वो लोग छांट रहे अपने हिसाब से कि उसमें से पॉजिटिव प्रोफाइल कौन सी है, नेगेटिव प्रोफाइल कौन सी है, कौन सी प्रोफाइल में उनको टाइम लगाना चाहिए या कौन सी प्रोफाइल में टाइम नहीं लगाना चाहिए, उसको तुरंत आंसर दे देना चाहिए जिससे उनका वर्कलोड बढ़े नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे हमारा थंबनेल था, हमने पहले बताया 4 दिन में आंसर वो लोग दे रहे हैं वीज़ा के। तो ये 4 दिन में आंसर दे रहे हैं या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 4 दिन में जो आंसर निकले वो वीज़ा मिलता है उनको या नहीं मिलता, या जिनको उससे ज़्यादा टाइम हुआ है उनको क्या प्रिडिक्ट करें, उनके लिए वो अच्छा न्यूज़ है या नहीं है। या फिर आप सितंबर 22 इंटेक में अगर आपने फाइल रखी है या रखने वाले हो तो आपको कौन सा पैरामीटर को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए। इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल से हम उस पर आपसे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे फिलहाल हमारे ध्यान में आया है कि कैनेडियन हाई कमीशंस या CIC GC की जहाँ पर आप अपना वीज़ा वगैरह सबमिट करते हो वो 4 दिन में आपको आंसर देता है। और समझ लीजिए कि इतना जल्दी अगर वो आंसर देता है तो स्टूडेंट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, स्टडी परमिट्स की, तो वो ज़्यादातर नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। जी हाँ, तो 4 दिन में वो ही आंसर देते नेगेटिव होता है तो वो कौन सी एप्लीकेशन होती है? तो वो एप्लीकेशन है दोस्तों जिनके पास एक में या 2 मॉड्यूल्स में 5.5 है और फिर भी वो लोगों ने फाइल रखी है या रखने के लिए सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगेन हम रिपीट करते हैं, जिनके 1 या 2 मॉड्यूल में भी 5.5 है, ओवरऑल भले आपके फिर 6.5 बैंड है या 6 बैंड है, लेकिन 1 या 2 में भी अगर 5.5 है तो फाइल मत रखिए सितंबर 22 के लिए, क्योंकि वो तुरंत 3-4 दिन में उसका फाइल का रिजल्ट दे देते हैं, यानी वो पूरी फाइल सिस्टम से वो लोग हटा देते हैं और उसको नेगेटिव आंसर यानी रिफ्यूज़ल दे देते हैं। ऐसी प्रोफाइल को उनकी फाइल को भी वो शायद चेक नहीं करते होंगे और मशीन रीडेबल के हिसाब से ही उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही उन फाइलों को हटा दिया जाता है। दूसरी कौन सी ऐसी फाइलें हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ज़्यादातर तवज्जो दिए बिना हटाए देते हैं? तो एक दूसरी ऐसी हमारे ध्यान में आई है कि जिनके पास मोर गैप है आफ्टर ग्रेजुएशंस। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर ग्रेजुएशंस या आफ्टर फाइनल स्टडी जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गैप है उनकी भी फाइल वो लोग जल्दी से हटा देते हैं, यानी सिस्टम से उसको दूर कर देते हैं जिसके उनका खुद का बैकलॉग बढ़े नहीं। दूसरा होता है जिनको प्रीवियस रिजेक्शन आया हुआ है कनाडा में। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस रिजेक्शन है और उन्होंने अपनी रीसबमिट फाइल की है लेकिन अपना कॉलेज या कोर्स चेंज नहीं किया है, कोई भी हिसाब से कोई भी रीज़न से अपना कॉलेज या कोर्स चेंज नहीं किया है और उन्होंने फिर से फाइल सबमिट कर दी है, उनको भी वो लोग 3 या 4 दिन 5 दिन के अंदर सिस्टम से हटा के उनको नेगेटिव आंसर दे देते हैं। और उन लोगों को वो लोग नेगेटिव आंसर देते जिन्होंने अपना कॉलेज या कोर्स चेंज नहीं किया और ऐसा ही फाइल दूसरी दफ़ा रख दी सिर्फ SOP चेंज करके, तो उन लोगों को भी वो लोग नेगेटिव आंसर दे देते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया है, हमारा ऐसा बिलीव है सितंबर 22 के लिए इन लोगों को सिर्फ 4 दिन में 5 दिन में उन लोगों ने आंसर दे दिया है, वो भी नेगेटिव आंसर दिया है। फिर से बता दूं किन लोगों को, जिनके पास 1 या 2 में भी 5.5 बैंड है, फिर भले आपके पास 6.5 बैंड हो, ऐसे बच्चे या ऐसी कॉलेज जो 1 में भी 5.5 बैंड हो फिर भी वो लोग एडमिशन देते, उन कॉलेज में आप ट्राई मत कीजिए सितंबर 22 के लिए।
हमारा ये एडवाइस रहेगा। आगे की देखते हैं जनवरी 23 में कैसा उनका रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन सितंबर 22 के लिए हमारा बिल्कुल एडवाइस नहीं है। कब ऐसे कोई भी कॉलेज अगर आपको एडमिशन दे रही है फिर भी आप वीज़ा की फ़ाइल मत रखिए, क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है, वो भी तुरंत आ रहा है आपकी फ़ाइल को असेस किए बिना। फिर जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गैप है, यानी स्टडी के बाद का गैप है, वो लोग भी सितंबर 22 के लिए मत रखिए, ऐसा हमारा मानना है। फिर भी आप यूनिक केस है, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है या जिनके पास अच्छे वाले डॉक्यूमेंट है या जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उनकी बात अलग हो सकती है। जिनके पास प्रीवियस रिजेक्शन है तो आप अपना कॉलेज और कोर्स चेंज कीजिए, उसके बगैर सेम रीसबमिट, कोई भी चेंज किए बिना फाइल को रीसबमिट करना, ये भी गलती मत कीजिए। तो ये लोगों को नेगेटिव आंसर आ रहे हैं, तो क्या पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ है सितंबर 22 के लिए? जी नहीं दोस्तों, सितंबर 22 के लिए आप लिख के रख दीजिए, बहुत पॉजिटिव चेंजेस उन्होंने किए हैं। क्या क्या किए हैं उसके हम बारे में बात करेंगे। चलिए, पहले उन्होंने किया स्टडी परमिट्स फाइल, वो लोग सितंबर 22 के लिए डिटेल में चेक करते हैं अभी, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास पूरे इंडिया में से रिजेक्शन आए बहुत से। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल ये फेमस हो रहा है, इंडिया भर से हमारे पास क्वेरी आ रही है, लोग अपनी कैप्स नोट हमको भेज रहे हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम को, और हमारी एक्सपर्ट टीम पूरा डिटेल में केस को एनालिसिस करके उनको गाइड करती है और आगे का स्टेप क्या होना चाहिए ये बताती है। तो हमारे ध्यान में ये आया है कि अभी वो लोग फाइलों को पूरी तरह डिटेल में जाके चेक करते हैं। बहुत सी कैप्स नोट में उन्होंने यहाँ तक चेक किया है कि ये कॉलेज की वेबसाइट है, ये कॉलेज की वेबसाइट पर ये कोर्स की रिक्वायरमेंट ये है और स्टूडेंट के पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी आप समझिए कि अगर आपको कोई कॉलेज बोलती है या कॉलेज ऐसा आपको बता देती है, और कॉलेज के कई दफ़ा रिप्रेजेंटेटिव्स भी एकदम जल्दी चेंज होते हैं, वो न्यू होते हैं कॉलेज के लिए, तो बता देते हैं कि हमारी कॉलेज की 5.5 पे भी हम एडमिशन देते हैं, लेकिन उसकी कॉलेज की वेबसाइट पे 6 बैंड ईच लिखा होता है। तो उन लोगों को रिजेक्शन वो लोग देते हैं और वो लोग डिटेल में जाके देखते हैं। यानी जो ऐसा हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रिजेक्शन दे देता है या वीज़ा दे देता है, तो बिल्कुल नहीं है। वो लोग बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में फ़ाइल देखते हैं और कैप्स नोट के जरिए हमको ये मालूम पड़ा है कि वो लोग डिटेल में आपकी फ़ाइल का एनालिसिस करते हैं। तो सितंबर 22 के लिए एक बहुत पॉजिटिव थिंग है कि अगर आपकी फ़ाइल डिटेल में देखने में आएंगी, यानी जो जनवरी 22 के लिए हुआ, वहाँ ऐसा बहुत सुनने में आया कि कई बच्चों के पास 7.5 बैंड, 7 बैंड या 8 बैंड थे, फिर भी उनका रिजेक्शन हो गया। तो ये सितंबर 22 में ये चीज़ शायद कम देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइलों को अच्छी तरह एसेस किया जाता है सितंबर 22 के लिए। तो ये हमारा मानना है। दूसरा, उन्होंने सही में प्रोसेस फास्ट की है। जैसे हमारा बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉपर फाइल का डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, तो वो लोगों ने आंसर 2 महीने में स्टूडेंट वीज़ा के दिए हैं हमको, और 1-2 को नहीं, बहुत सारे बच्चों को दिए हैं। ऐसे हमारी और भी वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल में, तो आप वो देख के एनालिसिस कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सही में अपनी प्रोसेस फास्ट की है। फिर आता है इवन उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक स्टेप लिया है कि तुरंत रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया है। हम साथ में आपको वो ट्वीट उनका क्या रहेगा वो भी दिखाते हैं। तो ये ट्वीट है उनका, और उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है, अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट, जी हाँ दोस्तों, आईएलटीएस पेंडिंग नहीं चलेगा, ओनली फॉर फाइनल ईयर अगर आपका बाकी है, यानी आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो इंडिया में से, चाहे आप डिप्लोमा पढ़ रहे हो, चाहे आप बैचलर कर रहे हो, या फिर आप मास्टर कर रहे हो, यानी लास्ट ईयर का मार्कशीट आपका बाकी है और आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है कि आपकी ये तारीख तक आपकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, या मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल होगी, लेकिन फिर भी आपको कैनेडियन हाई कमीशन की फ़ाइल रखनी है, क्योंकि सितंबर आपका स्टार्ट हो रहा है। और शायद ऐसा मानना है कि कनाडा में ये सितंबर 22 इंटेक पूरा ऑफलाइन होगा या ज़्यादातर ऑफलाइन होगा। ठीक है, वो लोग भी वेलकम करने के लिए तैयार इंटरनेशनल स्टूडेंट को, क्योंकि कोविड के हिसाब से 2 साल से पूरा सिस्टम सबका बिगड़ा हुआ था। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत पॉजिटिव मूव्स उन्होंने लिया है कि आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट के साथ भी फाइल रख सकते हो वीज़ा के लिए।
ये दूसरी बात है कि कौन से बच्चों को कंसोलिडेटेड मार्कशीट के अंदर फाइल रखनी चाहिए या कौन बच्चों को नहीं रखनी चाहिए, तो आप एक्सपर्ट एजेंट को पूछ सकते हो वो चीज़ केयर इमिग्रेशन की तरह, या अपने भी एजेंट को पूछ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव है उनका कि आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट अभी से रख दीजिए। अभी जैसे ये मई चल रहा है, सितंबर स्टार्ट होने में अभी 3-4 महीने बाकी है, तो आपका तब तक आराम से वीज़ा का आंसर आ ही जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। उन्होंने एक और मूव अच्छा लिया है कि उनका वीज़ा सक्सेस रेशियो, जैसे जनवरी 22 के लिए सब लोग बोल रहे थे कि वीज़ा रेशियो ओनली 30% हो गया था, यानी 70%, 60% रिफ्यूज़ल आ रहे थे बच्चों को। ये पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है दोस्तों। सितंबर 22 में बहुत ही बढ़िया वीज़ा रेशियो है कनाडा का। तो वीज़ा रेशियो लगातार अच्छा हो रहा है। अच्छे बच्चों को अच्छी तरह, मैंने देखा ना, बताया कि वो लोग डिटेल में फाइल स्टडी करते हैं तो उससे रिज़ल्ट ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो उन बच्चों को जिन्होंने जनवरी 22 में रखी थी फाइल, अच्छे बैंड होने के बावजूद उनको वीज़ा नहीं मिला है, तो हमारे ये गोल्डन एडवाइस रहेगा उन बच्चों को डिसमोटिवेट हुए बिना सितंबर 22 के लिए अपना डिफर एडमिशन मंगाए। आपका कंसल्टेंट कोई भी हो पूरे इंडिया में से, या फिर केयर इमिग्रेशन की एक्सपर्ट टीम को आप बता सकते हो, और अपनी फाइल दोबारा ज़रूर रखिए। सितंबर 22 में बहुत ही अच्छा वीज़ा रेशियो उनका हो रहा है और आगे जाके भी शायद वो कंटिन्यू करेंगे। फिर आता है, आप सोचो को ऐसा सच में कैसे बता सकते हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे और एक वीडियो, 2-3-4 वीडियो के मैं लिंक डाल दूँगा। वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा कि जो प्रीवियसली रिफ्यूज़ हुए थे, यानी प्रीवियसली जिनको 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिफ्यूज़ल आया था, किसी को विजिटर में रिफ्यूज़ल आया था, उनको भी हमारी केयर इमिग्रेशन की एक्सपर्ट टीम ने वीज़ा लगवाया है और उन बच्चों के साथ मैंने बात की है। तो उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप देख लीजिएगा कि वीज़ा लगता है, और सितंबर 22 में उन्होंने रिजेक्शन वाले बच्चों को भी वीज़ा दिया है अच्छा सा। सिर्फ आपको अप्रोच अच्छे एजेंट से करना है और अपने फाइल को अच्छी तरह समझना है। तो ये हो गया नेगेटिव न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़। फिर आप बोलेंगे सर तो और हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हमको ज़्यादा रिजेक्शन सुनने में नहीं आए, क्योंकि अभी देखते हैं मार्केट में ज़्यादातर रिजेक्शन सुनने में आ रहे हैं, वो कौन से बच्चों के आ रहे हैं या कैसी फाइल को वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, उस पर मैं आपको थोड़ा एडवाइस देना चाहता हूँ। बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हो या फिर आप एजेंट हो, तो आपकी पहली बिग मिस्टेक रहती है कि आप लोग कोर्स सिलेक्ट करने में बहुत गलती करते हैं। बहुत ही हमारी कैप्स नोट की हमने पूरी एक्सपर्ट टीम ने इकट्ठा होकर हमने पूरा एनालिसिस किया। जनवरी इनटेक के तकरीबन हमने 200 से 300 कैप्स नोट पूरी इंडिया में से मंगा के उस पर एनालिसिस किया है। हमने स्टेट वाइज कैप्स नोट मंगाई, यानी पंजाब के बच्चों की मंगाई हमने, गुजरात के बच्चों की मंगाई, महाराष्ट्र के साउथ में हमने बच्चों की कैप्स नोट मंगाई, केरला तक, कलकत्ता तक, वहाँ से बच्चों ने हमको कैप्स नोट भेजी और हमारी टीम ने पूरा उस पर एनालिसिस किया। और हमारे ये समझ में आया कि ज़्यादातर कैप्स नोट में गलती होती है कोर्स रिगार्डिंग। तो ये मत कीजिए आप, कोर्स रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा गलती होती है। सेकंड गलती एजेंट या स्टूडेंट्स करते हैं, सिलेक्ट टू द कॉलेज। ज़्यादातर, पहले भी मैंने बहुत सारे मेरे वीडियो में बताया है कि आप कॉलेज का आग्रह मत रखिए, यानी लोकेशन स्पेसिफिक मत रखिए। आप अपना वीज़ा रेशियो और अपना ड्रीम टू स्टडी इन कनाडा रखिए। कनाडा का 1 या 2 ही सिटी में जाना, उनको ज़्यादातर रिजेक्शन मिला है। जो वो 2 सिटी से दूर कहीं कॉलेजेस वगैरह में जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं जाते, तो अब वहाँ पर पहुँचे आपको वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। फिर ये इसमें कंसल्टेंट की भी गलती नहीं होती है। आप लोगों उनके पास स्पेसिफिक कॉलेज लेके पहुँचते हो, फिर उस कॉलेज में आपके रिगार्डिंग कोर्स अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर आप कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अल्टीमेटली आपको रिजेक्शन आ जाता है ना। तो आप कॉलेज स्पेसिफिक मत रहिए, आप अपना कोर्स स्पेसिफिक रहिए, और कॉलेज गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, ये रखिए, तो आपको वीज़ा रेशियो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तीसरी बिग मिस्टेक करते ये लोग SOP, जी हाँ दोस्तों, या फिर विजनरी लेटर जो हम बनाते हैं फ्यूचर गोल्स वगैरह का, ये बहुत ही लोग उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स या बड़ी मिस्टेक्स, कई हमको बच्चे ने भेजी है SOP उन्होंने बनाई 8 पेज की। यार 8 पेज की SOP आप लगाएंगे, कितना वो इसमें क्या क्या लिखेंगे आप। 8 पेज इसकी SOP नहीं होती, वो शॉर्ट टू द पॉइंट होती है। हमने और भी वीडियो बना है SOP के बारे में, आप लोग ऐसा किसी के सुनने में आया है कि ये नहीं, स्टूडेंट की एडवाइस लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो ऑथोराइज्ड एजेंट है, उनकी एडवाइस लीजिए।
वो आपको अच्छी तरह एडवाइस करेगा, क्योंकि उन्होंने आप जैसे डिफरेंट प्रोग्राम के बैकग्राउंड वाले बच्चों को उन्होंने एडवाइस दी है, उन्होंने हैंडल की है, तो एजेंट आपको गलत नहीं बताएगा। लेकिन आप लोग बच्चे की एडवाइस लेते हैं, मतलब स्टूडेंट की ही एडवाइस लेते हैं और मिस्टेक ऊपर मिस्टेक करते हैं। 8 पेज की SOP वो ऐसे भी लग की है लोगों ने, तो ये उन्हें दूसरी भूल है, ऐसा मत कीजिए। ज़्यादातर रिजेक्शन इन सब बारे में होता है। फिर आता है कि स्टूडेंट लोगों के पास 80% स्टूडेंट के पास पूरे इंडिया में से जिसकी की ID पासवर्ड है ही नहीं। उन्होंने वीज़ा से पहले अपने एक भी फॉर्म चेक किए ही नहीं है। हमने जब भी स्टूडेंट्स को बोला रिजेक्शन के बाद अपना वीज़ा का फॉर्म क्या है वो हमको दिखाइए, तो 80% स्टूडेंट ने बोला वो तो फॉर्म हमारे पास है ही नहीं, वो हमारे कंसल्टेंट के पास है या फिर हमारे रिश्तेदार ने फाइल रखी उसके पास है, हमको मालूम ही नहीं है फॉर्म के अंदर क्या लिखा है। तो ऐसा मत कीजिए आप। फॉर्म्स की कॉपी ऑलवेज पहले लिखिए फाइल सबमिट होने से पहले। तो बहुत से स्टूडेंटों के पास फॉर्म की कॉपी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास LOA उन्होंने प्रॉपर पढ़ा ही नहीं होता है। कभी कभी LOA में कंडीशनल लिखी होती है, फिर भी वो LOA फाइल में चढ़ा देते हैं, फिर वो रिजेक्शन आता है। फिर ज़्यादातर रिजेक्शन का रीज़न आता है मार्कशीट्स आर नॉट अपडेटेड एंड पेंडिंग। यानी आपको पूरी तरह ओनली फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं रखनी है, आपको पूरा सेमिस्टर की मार्कशीट रखिए। फिर कई स्टूडेंट और एजेंट ऐसा करते उसमें से वो फेल वाली मार्कशीट को निकाल देते हैं। मत कीजिए ऐसा, आप फेल पास सारी मार्कशीट रखिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिस पर आपको रिजेक्शन ज़्यादा आता है, ऐसा हमारा बिलीव है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यस दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लोग प्रॉपर नहीं रखते। अगर हमने एक प्रोफाइल, हम बात नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, वो बहुत बड़े हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हमारे बहुत अच्छे बन गए। अभी उनको हमने वीज़ा भी दिलवाया। उन्होंने TCS कंपनी, कोई छोटी कंपनी नहीं है इंडिया में, वहाँ से उन्होंने 2 साल तक उन्होंने वहाँ पर काम किया था। फिर भी जब उनकी फाइल रिजेक्ट हुई 7 बैंड होने के बावजूद, जब हमने डिटेल एनालिसिस किया तो हमको मालूम आया कि उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के अंदर सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर रखा। हालांकि उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर था, उनके पास जॉब का ID कार्ड था, उनके पास सैलरी स्लिप थी, उनके पास बैंक का स्टेटमेंट था, या कुछ भी चीज़ नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? एजेंट ने बोला ही नहीं और उनको लगा ही नहीं कि ये रखनी है, तो वो नहीं रखी। फिर जब हमने ये सब इकट्ठा करके फिर से रखा, उनका वीज़ा हो गया। तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन अगर है आपके पास तो वो पूरा देने का आग्रह रखिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ गया तो वो रख दो, नहीं, पूरा रखिए। तो आपकी ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा और आपको अच्छा से अच्छा वीज़ा रेशियो मिलेगा आगे जाके। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, कई बच्चे बार बार IELTS देते हैं, यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने IELTS दिया, ओवरऑल 6.5 बैंड या 6 बैंड आए थे, लेकिन 1 में या 2 में 5.5 आए। फिर उन्होंने IELTS अपना दोबारा दिया और 7 बैंड लेके आए। तो एजेंट ने क्या किया, गलती से वो पुराना IELTS की उसके पोर्टल पे चढ़ा दिया और उसको रिजेक्ट हो गया, जबकि बच्चे के पास ऑलरेडी 7 बैंड है, तो वो IELTS नहीं रखा अंदर। तो ये छोटी छोटी गलतियां एजेंट या स्टूडेंट्स लोग करते हैं और फाइल अल्टीमेटली रिजेक्ट होती है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस ये है कि सितंबर 22 अभी बहुत इनफ टाइम है आपके पास, आपको ऐसा कोई हड़बड़ी में फाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। कैनेडियन हाई कमीशन, जैसे हमने बोला, 4 दिन में अगर नेगेटिव प्रोफाइल है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसीलिए कि जो पॉजिटिव प्रोफाइल है उनको वो अच्छी तरह वेटेज दे सके, उनकी फाइल को डिटेल में असेस कर सके, इसलिए। तो इन सारी फाइल को वो लोग तुरंत नेगेटिव प्रोफाइल को तुरंत निकाल देते हैं। तो अगर आप 2022 या 2023 के अंदर जनवरी, मई या सितंबर इंटेक में कनाडा जाने के लिए सोच रहे हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो यस, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कनाडा वीज़ा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है और हो भी रहा है सितंबर इंटेक के लिए। मई इंटेक का वीज़ा सक्सेस रेशियो हमारी केयर इमिग्रेशन की टीम का तकरीबन 70 to 80% अच्छा रहा मई इंटेक का, और आगे जाके लगता है सितंबर इंटेक का भी अच्छा होगा ही। और वो लोग समझिए कि जो सब लोग बोल रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो फाइल चेक करते हैं, तो शायद जनवरी में वो करते रहे होंगे, हमको मालूम नहीं है, लेकिन सितंबर 22 में वो लोग डिटेल फाइल चेक करते हैं। और कैप्स नोट जब आप मंगाते हो तो उसमें बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ एकदम डिटेल में लिखी हुई आती है। हो सकता है कहीं कभार किसी को नहीं आए इन पर्सनली केस, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की आती है।
और गुड न्यूज़ ये भी है कि वो लोग अच्छी तरह वीज़ा सक्सेस रेशियो दे रहे हैं। तो हे दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा जाने वाले हो सितंबर 22 या जान 23, तो आप बहुत खुश होने वाले होंगे, क्योंकि आपका वीज़ा रेशो अच्छा आएगा आगे जाके। सिर्फ आपको गलती नहीं करनी, जो हमने पहले बोला कौन कौन सी चीज़ में आपको गलती नहीं करनी है। और ऐसे ही आपके पास कोई अगर स्टोरी है या आपके पास आपको लगता है कि और कोई टॉपिक पे हमको और रिसर्च करके वीडियो बनाना चाहिए जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी टीम उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करती रहेगी। और इसी तरह केयर इमिग्रेशन को पूरे इंडिया में से लव्स और अप्रिशिएशन देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। कई लोग हमको फ़ोन करके ही अप्रिशिएशन देते, कई लोग हमको ईमेल पे, कई लोग यही यूट्यूब माध्यम में ही हमको अप्रिशिएशन देते हैं। और आपका ही प्रेम है कि हमको और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ। अगर उसको आपने लाइक या फॉरवर्ड नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और फॉरवर्ड जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।